नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय आरएसी के ट्रेड थ्योरी के विषय घरेलू रेफ्रिजरेटर के बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। घरेलू रेफ्रिजरेटर के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या सीखना है हमें इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर की परिभाषा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका रेफ्रिजरेटर के प्रकार, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद जो एक साइकिल होती है हमारी, इस पर काम करता है, वो होती है वेपर कंप्रेशन साइकिल। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जो घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या काम होता है, और ये सब देखेंगे। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर के मुख्य भाग है उनका परिचय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत वायरिंग। रेफ्रिजरेटर की जो वायरिंग करते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा फ्रॉस्टिंग एवं डीफ्रॉस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये है आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी विशेष स्थान को और जगहों के स्थान से कम तापमान पर रख के वहाँ का तापमान कम करके सामान को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो बस रेफ्रिजरेटर भी वही काम करता है। जैसे आपने डेफिनेशन में देख रहे हैं यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखकर उन्हें खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगला है एक इसमें मैंने ऐड किया हुआ है कि जो फल और सब्जियों का जो नॉर्मली टेम्परेचर जो हम फ्रिज का मेंटेन करके रखते हैं वो होता है 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे अगर है तो हमारा सब्जी फल जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। तो हम ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं फ्रिज का। जो हमारा फ्रीजर होता है, जो सेक्शन होती है फ्रिज में, फ्रीजर सेक्शन, वहाँ पे हमारा काम होता है बर्फ जमाना। मतलब वो सबसे ठंडा, फ्रिज में सबसे ठंडी जगह होती है वो। और फ्रीजर हमारा, तो फ्रीजर सेक्शन का टेम्परेचर सबसे कम होता है 0 डिग्री या उससे कम, नॉर्मली उससे कम, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री पे ही बर्फ जमती है, तो वहाँ बर्फ जमाने का काम होता है। तो वहाँ का टेम्परेचर हम रखते हैं 0 डिग्री से कम। बाकी हमारा फ्रिज का और सेक्शन जो होता है उनका टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और एक बात की, जैसे फ्रिज के जो जस्ट नीचे वाला सेक्शन होता है उसका टेम्परेचर फ्रीजर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन और जगहों से मतलब वो सबसे कम होगा। फ्रिज में सबसे कम होगा, फ्रीजर से ज्यादा, लेकिन फ्रिज में सबसे कम। उसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे हमारा तापमान बढ़ता जाएगा। मतलब जो सबसे सामान सबसे नीचे रखा जाएगा वो ऐसा सामान रखा जाता है जो मतलब जल्दी खराब होने वाले नहीं है। जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, जो नीचे वाले सेक्शन में रखे जाते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में आपकी फ्रीजर सेक्शन होता है जिसमें बर्फ जमाया जाता है। उसके नीचे वाले सेक्शन में जो बहुत जल्दी से खराब होते हैं पदार्थ, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ऐसे कुछ प्रोडक्ट को जो बहुत जल्दी से खराब होते हैं, तो उनको हम रखेंगे ऊपर वाले सेक्शन में। मतलब सबसे कम तापमान यहाँ। उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम हमारा ये काम कैसे करता है रेफ्रिजरेटर। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो काम करता है वेपर कंप्रेशन साइकिल पे। वेपर कंप्रेशन साइकिल पे मेनली काम करता है। और कभी कभी जो बड़ी जो जहाँ पे कूलिंग की ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल, ठीक है। वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल मतलब नॉर्मली इसलिए भी नहीं यूज़ की जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। इसके कंपेरिजन में ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और हैवी भी होती है। तो जो छोटी मशीनें होती हैं या फिर जहाँ पे थोड़ी बहुत कूलिंग से हमारा काम चल जाता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल, क्योंकि हम घरेलू रेफ्रिजरेटर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, यह है रेफ्रिजरेटर के प्रकार। तो मेनली रेफ्रिजरेटर को हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला है सिंगल डोर, दूसरा है डबल डोर और तीसरा है साइड बाय साइड। देखिए पहला डायग्राम, ये है सिंगल डोर, ये है डबल डोर और ये है साइड बाय साइड। इनके बारे में देखते हैं कैसे वर्गीकरण है। ये देखिए पहला डायग्राम है। पहला डायग्राम में आपका सिर्फ एक डोर लगी हुई है, ठीक है। इसमें फ्रीजर और फ्रिज का दोनों का सेक्शन एक साथ ही होता है। सबसे ऊपर फ्रीजर होगा, उसके नीचे फिर मतलब 2-3 सेक्शन बने होते हैं,
ठीक है, वो सेक्शन बने होंगे सारे, और ये होगा आपका सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये है आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर। डबल डोर रेफ्रिजरेटर में देखिएगा आप, ये दो दो डोर लगे हुए हैं, ये ऊपर वाला डोर और ये नीचे वाला डोर। ऊपर वाला डोर यहाँ पे ज्यादा ठंडा होता है, मैंने बताया ही था पहले भी, ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा ठंडा होगा। उसके उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे आपका तापमान बढ़ता जाएगा। तो इस सेक्शन से ज्यादा मतलब कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर आप इस सेक्शन को बार बार खोल रहे हो, यहाँ पे कुछ सामान ऐसे रखिए जिसको आपको दिन भर में कई बार यूज करना है, तो आप इसको खोलिए। ये वाला, इसमें कुछ ऐसा सामान रखना है जो आपका जल्दी खराब हो सकता है, या फिर इसको बहुत कम से कम टेम्परेचर पे रखने की आवश्यकता है, तो इसको आप इस सेक्शन में रखते हो। इस सेक्शन को अगर आप बार बार खोल भी रहे हो, इस सेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जगहों के लिए यूज करेंगे हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, उसके बाद होता है साइड बाय साइड। ये है साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं और कूलिंग के अकॉर्डिंग ये सेक्शन का टेम्परेचर भी हम मेंटेन करते हैं। इसमें भी एक ही सिस्टम में आप कई तरीके की कूलिंग मेंटेन कर सकते हैं। कहीं पे 0 डिग्री से बहुत कम, कहीं पे उससे ज़्यादा, मतलब जैसी आपकी नीड है वैसे अलग अलग सेक्शन में आप इसका अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फ्रिज की 3 टाइप। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। ये स्पेसिफिकली तो कोई वर्गीकरण नहीं है इनका, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये पहला है, पहला सेक्शन देखिए लिखा हुआ है बॉटम माउंट। बॉटम माउंट में देखिए 2 डोर है, सिंगल एक डबल डोर, पहली डोर दूसरी डोर। ठीक है, नीचे वाली डोर छोटी दिख रही है, ऊपर वाली डोर बड़ी। ये जो बॉटम माउंट टाइप फ्रिज होगी हमारी, इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रीजर सेक्शन होता है वो नीचे होता है। फ्रीजर सेक्शन को इसमें मैं नीचे कर दिया, और जो फ्रिज वाला सेक्शन है जैसे जिसमें हम अपना खाने पीने की वस्तुएं ये सब रखते हैं, इसको हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, वही टाइप है, डबल डोर टाइप लिया। देखिए नीचे फ्रीजर, ऊपर फ्रिज। ये है आपका टॉप माउंट। टॉप माउंट वही जो अपने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था। ऊपर फ्रीजर, नीचे फ्रिज, और दोनों की डबल डोर। ये है आपकी साइड बाय साइड। साइड बाय साइड भी हमने पिछले सेक्शन में आपको बताया था। इसमें कई सेक्शन होते हैं, सबको अलग अलग तापमान पे रखा जाता है और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। ये है फ्रेंच डोर। फ्रेंच डोर कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, ये साइड बाय साइड का एक स्टैंडर्ड वर्जन कह लीजिए आप। ठीक है, इसी को थोड़ा सा बढ़ा के देखिए। ये जैसे ये है पहला वाला साइड बाय साइड जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ये वाला सेक्शन ये है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड में ये देखिए 2 सिंगल डोर दिख रहे हैं। इन डोर को ओपन करने के बाद इनमें एक और सेक्शन बने होंगे 2 टाइप के, मतलब कुल मिला के 4 सेक्शन हो गए। अब इसमें देखिए ये सेक्शन, इसमें जो आप देखते हैं तो इसमें 4 सेक्शन बाहर से ही आपको दिख रहे होंगे। एक, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, और ये है नंबर 4 सेक्शन। तो फ्रेंच डोर एक डिजाइन होती है साइड बाय साइड में ही, बाकी इसी के टाइप का होता है। तो ये आपने देख लिया, इस टाइप के रेफ्रिजरेटर हैं जो आपके लिए मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आप देख सकते हैं घरेलू रेफ्रिजरेटर। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो रेफ्रिजरेटर होगा वो काम तो दोनों पे करता है, वेपर कंप्रेशन पे भी और वेपर एब्जॉर्प्शन पे भी। लेकिन क्योंकि घरेलू रेफ्रिजरेटर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी छोटा वाला ही होता है, तो उसके बारे में सबसे ज्यादा मैंने बताया। देखिए वेपर एब्जॉर्प्शन बहुत रेयर केस में यूज होता है, बड़ी जो जैसे अच्छी, जहाँ पे अच्छी कूलिंग की जरूरत होती है, थोड़े से जैसे साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर हो गया, उसमें शायद कहीं कहीं यूज कर लेते हैं। तो मतलब बेसिकली यही यूज किया जाता है वेपर कंप्रेशन। तो वेपर कंप्रेशन के बारे में देख लेते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल। सबसे पहले देख समझते हैं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल इसको क्यों कहा जाता है। साइकिल वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइकिल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि देखिए ये जो सेक्शन होता है इसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, यहाँ से शुरू होगा, एक जगह से शुरू होके वापस से फिर वहीं आ जाता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हम वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 4 क्रियाएं होती हैं। पहली होती है कंप्रेशन, दूसरी कंडेंसेशन, तीसरी एक्सपेंशन और वेपराइजेशन। ठीक है, ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं आपके वेपर कंप्रेशन साइकिल में। ठीक है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंप्रेशन में क्या होता है। कंप्रेशन, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ये आपका कंप्रेसर है हेड वाला, उसके बाद ये कंडेंसर है सेकंड और थर्ड के बीच में, फिर आपका एक्सपेंशन वाल्व है,
और लास्ट में आपका इवेपोरेटर है। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं समझने के लिए इसको। देखिए 1 नंबर पे जहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो हुआ और कहाँ पहुंचेगा, कंप्रेसर में। और ये रेफ्रिजरेंट मिला कहाँ से हमको, इवेपोरेटर से मिला था। देखिए इवेपोरेटर से होते हुए ये कहाँ गया, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में गया तो कंप्रेसर का काम क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ आपको आया, ये होगा गैस सॉरी वेपर फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा और इसका तापमान यानी कि तापमान यानी कि टेम्परेचर और दाब यानी कि प्रेशर दोनों इस टाइम पे लो होते हैं, दोनों लो होते हैं। तो कंप्रेसर क्या करता है, सबसे पहले ये जो कम तापमान और कम दाब वाली रेफ्रिजरेंट है, इसको कंप्रेसर क्या करता है, इसको उच्च दाब और उच्च तापमान वाले वेपर में कन्वर्ट कर देता है। एक साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी, लिखा हुआ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए इवेपोरेटर से प्राप्त गैस इस अवस्था में कंप्रेसर उच्च दाब और उच्च तापमान में परिवर्तित कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, जो आपको लिक्विड मिला था उसको हमने यहाँ 2 नंबर पे आएगा, इसका ये देखिए इसका इनलेट ये हो गया 1 नंबर पे और आउटलेट है 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे आया तो हमको क्या मिला, उच्च दाब और उच्च तापमान वाली गैस। यहाँ पे ये 2 नंबर में मिला, जो कंप्रेसर से आपको रेफ्रिजरेंट मिला, ये है उच्च दाब और उच्च तापमान पे। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है आपका, कंडेंसर का मतलब होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब आप जानते हो, जब किसी वेपर को हम लिक्विड में परिवर्तित करते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है कंडेंसेशन। तो कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा, मतलब जो आपका रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में है उसको ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में। मतलब जब कंडेंसर से आप भेजोगे तो अंदर सॉरी इनलेट पे आपके वेपर रहेगा और आउटलेट पे आपको क्या मिलेगा, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड मिलेगा, वो भी किस पे, उच्च दाब पे। दाब अभी भी उच्च है लेकिन तापमान इसका कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है वैसे वैसे उसका तापमान अपने आप कम होता जाता है और इसी से कंडेंसेशन होती है। ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपको वेपर नहीं, यहाँ पे आपको मिला लिक्विड मिला, लेकिन उच्च दाब वाला लिक्विड अब यहाँ आया 3 नंबर पे। यहाँ पे देखिए लगी हुई आपकी एक्सपेंशन बॉल। एक्सपेंशन बॉल का काम क्या होता है, ये जो आपकी लिक्विड है उच्च दाब वाली, इसको ये कन्वर्ट करेगा लो दाब यानी कि लो प्रेशर कम तापमान वाली वेपर में। तो जब 4 नंबर के बाद यहाँ पे गैस आपकी रेफ्रिजरेंट पहुंचेगी, तो जो आपकी रेफ्रिजरेंट यहाँ पे होगी ये होगी लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वेपर फॉर्म में आपको मिला रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे, यानी कम दाब और कम तापमान में। फिर ये जाता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का काम क्या होता है, इवेपोरेटर होता है जो आपसे डायरेक्टली मतलब आप जिससे कांटेक्ट में होते हैं, जिसे आप देख पाते हो, तो ये यही इवेपोरेटर ही है जो आपके जो खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं फ्रिज में या फिर जो भी सेक्शन रखा हुआ है, तो उससे ये उष्मा ग्रहण करेगा। और जब ये उष्मा ग्रहण करेगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये वापस से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन का उल्टा प्रोसेस हो जाएगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन वो प्रक्रिया होती है जब आपका कोई भी लिक्विड पदार्थ यानी तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गैस में कैसे परिवर्तित होगा, जो आपने जो सेक्शन है वहाँ पे जो तापमान वहाँ पे ज्यादा रहेगा ना इसके रेफ्रिजरेंट के तापमान से, तो वहां से वो उष्मा ग्रहण कर लेगा और फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कम दाब और अधिक तापमान वाले उसमें वेपर में। ठीक है, फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से हमने शुरू किया था। देखिए फिर से वापस नए कंप्रेसर पे आ गए, इसलिए ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, तो ये है आपकी वेपर कंप्रेशन साइकिल की पूरी प्रक्रिया। ये देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्रेशन मैंने पहले समझा दिया था कि इवेपोरेटर से जो गैस मिलेगी उससे हम उसमें बदलेंगे उच्च दाब और उच्च तापमान में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मतलब नेक्स्ट पॉइंट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या करेंगे कि जो रेफ्रिजरेंट मिला है यहाँ पे वो किस फॉर्म में मिलेगा, वेपर फॉर्म में। पहले ही बताया था मैंने, वेपर फॉर्म में मिलेगा। तो वेपर से ये इसमें कन्वर्ट करेगा द्रव में यानी कि तरल लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये लिक्विड जाएगा एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन पे क्या होगा कि जो जिसका दाब बहुत ज्यादा है, वहां पे तापमान और दाब ज्यादा है,
उसे ये निम्न दाब में कन्वर्ट कर देगा। और फिर लास्ट वाली प्रक्रिया होगी वेपोराइजेशन, जो कहाँ होती है, इवेपोरेटर में। देखिए इसको लिखा हुआ है निम्न दाब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाकर उष्मा की आवश्यक मात्रा ग्रहण करता है और वापस से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रही हमारी वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रेफ्रिजरेटर के मुख्य भाग। रेफ्रिजरेटर के मुख्य भाग एक बार देख लीजिए आप लोग, जो जो होते हैं घरेलू रेफ्रिजरेटर में। सबसे पहले होता है कंप्रेसर, फिर हो गया आपका कंडेंसर, फिर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब किसका काम करेगी, एक्सपेंशन वाल्व का। अभी हमने डिस्कस किया जो पिछले थ्योरी में, तो कैपिलरी ट्यूब कहाँ, यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व का काम करेगी। फिर है आपका इवेपोरेटर, ठीक है, इसे भी देखेंगे ये। फिर इसके बाद ये थर्मोस्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रिज में। उसके बाद ऑन ऑफ स्विच, या इसको कभी हम लोग कहते हैं डोर स्विच या उस स्विच, तीनों नाम होते हैं इसके, आप जिस भी नाम से बुलाएं। ठीक है, डोर स्विच ज्यादा फेमस है, इसी नाम से मार्केट में मिलती हुई है आपको। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर बल्ब, और लास्ट टॉपिक में हमारे है पास OLP। OLP यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए आपका एक कंप्रेसर है, ये जो दिख रहा है ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर है पूरे तरीके से, ये इसमें सिर्फ कंप्रेसर ही नहीं है, कंप्रेसर के साथ साथ एक आपके पास मोटर भी है। मोटर जो होती है इसमें, वो मोटर भी इसी के अंदर लगी हुई है। कंप्रेसर और मोटर दोनों एक ही सेक्शन में बाउंड है, और ये आपकी होती है ऊपर से वाइंडिंग, ये वेल्डेड होता है, इनको ऐसे आप अलग नहीं कर सकते हो आप। ये कहलाता है इस टाइप का जो कंप्रेसर है, इसको हम कहते हैं हर्मेटिक कंप्रेसर। देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये रहा हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर। ठीक है, ये सील्ड यूनिट होती है, देखिए कहीं से भी ओपन नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा है आपको कि मोटर कहाँ है, कंप्रेसर कहाँ है। तो ये ऐसा ही होता है, और यही यूज होता है आपके घरेलू रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, और इसमें मोटर जो होती है वो होती है सिंगल फेज की मोटर होती है आपकी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और वो भी कौन सी टाइप होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, वो इसी के अंदर लगी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडेंसर। ये है आपका कंडेंसर, इसको सब लोग देखे होंगे, अगर फ्रिज देखी है आपने तो इसको जरूर देखा होगा। ये पिछले सेक्शन में लगा होता है, फ्रिज का जो पिछला पूरा भाग होता है, पूरे भाग में ये लगा होता है। ये आपका कंडेंसर है, ये लगा होता है। मैं बताती हूँ आपको कंडेंसर इसमें। ये देखिए जो ये पाइप है आधी वाली, यहाँ से शुरू होके ये फिल्टर में यहाँ, ये जो पूरा पार्ट है जो हाईलाइट हो रहा है, ये सब पार्ट आपका क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, ये कंडेंसर है जो मोटा सा पाइप दिख रहा है, और ये जो वर्टिकल दिख रही है पाइप, ये जो ऐसे दिख रही है लाइन पतली पतली सी छड़े, ये होती है आपके कंडेंसर को सपोर्ट देने के लिए। और इसका एक और छोटा सा काम होता है, ये क्या करती है, कंडेंसर का एरिया बढ़ा देती है। जितना ज्यादा एरिया, मतलब जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा, जब एरिया ज्यादा बढ़ेगा तो वेपर आपके ज्यादा एरिया से होके गुजरेगा, जितना ज्यादा एरिया से गुजरेगा उतना ज्यादा ये उसमें अपनी बाहर छोड़ेगा, और बाहर छोड़ेगा तो उतना ज्यादा ये कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, लिक्विड में। ये कंडेंसर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब है जो किसका काम करेगी, एक्सपेंशन वाल्व का। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व का ये काम करती है। एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होगा कि वो जो कंडेंसर से आपको मिला था वेपर नहीं, अब तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जो लिक्विड मिला था उसका प्रेशर अभी भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके प्रेशर को कम करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इवापोरेटर। इवापोरेटर देखिए, इसको भी आप लोगों ने देखा ही होगा। ये जो आप अगर आप फ्रिज खोलो तो फ्रिज में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रीजर, फ्रीजर जहाँ होता है तो फ्रीजर का जो सरफेस होता है उस पर आप टच करके देखिएगा तो ये जो दिख रही है ना लाइन सी, ये ये जो घुमावदार सी है ऑयल टाइप की, देखिए ये है आपका, ये सारा पार्ट जो है ये सब इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर का काम क्या होगा कि यहाँ पे जब इवेपोरेटर में आएगा रेफ्रिजरेंट तो उसका तापमान कम होगा, और जो आप यहाँ पे जो सामान रखोगे उसका तापमान अधिक होगा। तो ये क्या करेगा, जो वस्तु आपने रखी हुई है उस वस्तु का तापमान ये ग्रहण करेगा, और जैसे जैसे तापमान ग्रहण करेगा तो ये फिर से वापस से किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, जैसे जैसे ग्रहण करेगा उसका तापमान वैसे वैसे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम हो गया आपका इवेपोरेटर का। इसको भी आपने देख लिया, इवेपोरेटर कहाँ लगा होगा, फ्रीजर में लगा होगा। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट देखिए लगी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, ये भी मैंने पहले भी बोला था। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को सेंस करना। फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर है, कितना रखना है, ये काम आपका काम करता है थर्मोस्टेट।
ठीक है, थर्मोस्टेट लगी कहाँ होती है इसको समझ लेते हैं। जब आप फ्रीजर का सेक्शन खोलेंगे तो साइड में एक बटन होती है, बटन टाइप का होता है, जहाँ पे एक नॉब भी होती है जिससे टेम्परेचर घटाया बढ़ाया जाता है। वहीं उसी के अंदर वाले पार्ट में आपका थर्मोस्टेट लगाया जाता है। ठीक है, यही सेंस करता है कि फ्रिज को कितना टेम्परेचर पे रखना है और कितना आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो ये काम होगा आपकी थर्मोस्टेट का। एक नॉब भी लगाई जाती है जो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे गर्मी में तो कम तापमान चाहिए, सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा तापमान पे रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी से बर्फ में बदलने लग जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नॉब को घुमा देते हैं। तो ये सब काम कहाँ पे होता है, थर्मोस्टेट के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन ऑफ स्विच। मैंने बोला था इसको डोर स्विच कहते हैं और इसी नाम से ज़्यादा फेमस होता है ये, डोर स्विच के नाम से। ठीक है, ये होती है आपकी डोर स्विच। देखिए ये नॉब टाइप का जो है, जब आप डोर ओपन करोगे तो ये जो है नॉब, ये अंदर की तरफ दब जाती है, दब जाएगी तो ये स्विच ऑन हो जाएगी। ऑन हो जाएगी तो क्या करेगी ये, सबसे पहले ये बल्ब को जला देगी। जो फ्रिज आपने मतलब जो बल्ब आप फ्रिज के अंदर लगाए हुए हो वो बल्ब जला देगी। ठीक है, बल्ब जलेगी तभी आप पता कर पाओगे कि कौन सा सामान कहाँ पे है, ये इसीलिए बेसिकली यूज होती है। तो नॉब स्विच को और बल्ब को समझ लीजिए एक साथ लगेंगे, स्विच ऑन होगी तभी बल्ब खराब होगा। ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा सिर्फ बल्ब भी खराब होता है, सब कुछ काम कर रहा होता है, बल्ब फ्यूज हो जाती है। उसमें आप चेक करते हो कूलिंग सही हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप ये चेक करोगे कि स्विच सही है, और बल्ब अगर फ्यूज है तो बल्ब बदल लीजिए, वापस से आपकी फ्रिज सही काम करने लगेगी। ठीक है, ये है आपका OLP। OLP लगा होता है आपके, मैं दिखाऊंगी, सबसे पहले पेज पे जाते हैं। ये होता है, ये OLP का सेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगाई जाती है OLP। OLP होती है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम क्या होता है, जब भी आपका कंप्रेसर ओवर हीट हो जाए या फिर लोड बढ़ जाए मोटर पे जरूरत से ज्यादा, ठीक है, तो OLP क्या हो जाएगा, ये ब्लो हो जाएगा। ठीक है, बह जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब ये खराब हो जाएगा तो आगे ये करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बाकी इंस्ट्रूमेंट जैसे कंप्रेसर हो गया, मोटर हो गया, ये सब जलने से बच जाते हैं। OLP इसीलिए लगाई जाती है ताकि आपकी मोटर वगैरह सुरक्षित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जरा इसमें एक बार वायरिंग कैसे करेंगे। रेफ्रिजरेटर की वायरिंग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखें एक नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम दिखाया हुआ है मैंने, दो डायग्राम एक्चुअली, पर आप इसको देखें तो देखिए कई टाइप की वायर दिख रही है आपको। ये आपका, ये देखिए आपका ये ब्लैक कलर का, ये सबको पता होगा क्या है, अभी हमने सीखा है, ये है कंप्रेसर। ये वो वाली वायर है जिससे आप प्लग में लगाते हो, इसे देख रहे हो आप। ठीक है, ये वो वायर है। अब हम ये समझते हैं कि इसके अंदर की वायरिंग कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार दूसरे साइड में जाते हैं। देखिए इसके लिए 3-4 सर्विस कॉर्ड का उपयोग करते हैं, मतलब इसमें 3 पिन लगी होती है, ऊपर बड़ी वाली और पीछे दोनों छोटी छोटी सी, वो वाली सर्विस कॉर्ड का उपयोग हम करेंगे। देखिए जैसे मोटी सी वायर दिख भी रही थी आपको उसमें पिछले डायग्राम में। और थोड़ी एक एक पॉइंट यहाँ पे देखते चलते हैं कि अर्थिंग वायर का कलर यहाँ पे क्या होगा, हम इसी से पहचानते चलेंगे। अर्थिंग वायर आपकी हरे रंग की होगी, न्यूट्रल वायर आपकी काले रंग की होगी, और जो आपकी फेज वायर होगी वो होगी लाल रंग की। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इनको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, ये है ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर है तो कौन सी वायर होगी, न्यूट्रल वायर। अर्थिंग वायर यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये पे छोटी सी है, ये ग्रीन कलर की, इस डायग्राम में नहीं दिख पा रही है, पर देखते हैं, अभी समझाऊंगी मैं उसको क्या काम है। और ये है आपकी रेड कलर की फेज वायर, ये एक एक्स्ट्रा आपको दिख रही होगी येलो कलर की वायर, ये वाली। ठीक है, इसको हम अभी समझाते हैं। सबसे पहले इन तीनों वायर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अर्थिंग वायर आपकी हरे रंग की होगी, और यहाँ पे देखते हैं पहले डायग्राम में, देखिए ये है आपका मेन कनेक्शन जिसमें से 3 वायर लगी हुई है। एक बीच में ग्राउंड यानी अर्थिंग, उसके बाद लाइन यानी कि फेज वायर, और थर्ड है आपकी न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है, ग्राउंड को हमने डायरेक्ट बॉडी के साथ ही यहीं पे अर्थ कर दिया। अर्थ करना मतलब कहीं भी, मतलब अर्थ करने का मतलब ये होता है कि इसको लाओ, इस वायर को, और बॉडी में कहीं भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, इसे कनेक्ट कर दीजिए डायरेक्टली, तो ये अर्थिंग का काम करने लगता है। तो देखिए मैंने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अर्थिंग वायर हरे रंग की होती है और इसे रेफ्रिजरेटर की बॉडी में कहीं भी कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, पहला काम हो गया, तो हरे रंग का काम तो खत्म हो गया। हमारे पास कितनी 2 वायर बची हैं, एक काली वाली
और एक बची हुई है लाल वाली। तो पहले काली वाली को देखते हैं। काली वाली होगी आपकी न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को सबसे पहले हम देखिए यहाँ से ये निकली हुई है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ले जाके कंप्रेसर से कनेक्ट किए हैं। कंप्रेसर से कनेक्ट करने के बाद यही ब्लैक वायर देखते रहिएगा आके कहाँ पे कनेक्ट हो गई है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये स्विच है, वही पुश स्विच, और ये आपका थर्मोस्टेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले कंप्रेसर से यूज किए ब्लैक वायर को। सबसे पहले हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, OLP में कनेक्ट कर दिया, यानी कि कंप्रेसर में कनेक्ट कर दिया, और फिर वहीं से होते हुए इसको आगे ले आएंगे और कहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, बल्ब में। तो ब्लैक वायर का हो गया काम। नेक्स्ट बच गई आपकी फिर लाल रंग की वायर। लाल रंग की वायर देखते हैं। लाल रंग की वायर को सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखिए लाल रंग की वायर है, यहाँ पे लाल रंग की वायर को हमने कनेक्ट कर दिया थर्मोस्टेट से, ये थर्मोस्टेट है। और फिर देखिए एक और वायर लेके आगे थर्मोस्टेट से ही उसी पे वहीं से कनेक्ट करते हुए हमने फिर यहाँ स्विच से कनेक्ट किया और फिर कनेक्ट कर दिया बल्ब पे। तो हो गई, तीनों कनेक्ट हो गई। ग्रीन को वहीं पे बॉडी से कनेक्ट कर दिया, ब्लैक का कनेक्शन पूरा हो गया और रेड का कनेक्शन पूरा हो गया। ठीक है, बस एक लास्ट में बच रही है ये पीली वाली वायर। ये वायर हम लेते हैं बाहर से और इसको डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट करते हैं, थर्मोस्टेट से लाके कंप्रेसर में कनेक्ट कर देते हैं और इस टाइप की हो जाती है हमारी वायरिंग पूरी। देखिए लिखा हुआ है मैंने, थर्मोस्टेट से पीले रंग की वायर को लाकर कंप्रेसर में कनेक्ट कर दिया। ये हो गई आपकी पूरी वायरिंग, यहाँ से भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कनेक्शन है दोनों। आगे देखते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है आज का फ्रॉस्टिंग और डीफ्रॉस्टिंग। तो फ्रॉस्टिंग क्या होती है, फ्रॉस्टिंग हमारी फ्रॉस्टिंग प्रोसेस होती है हमारी फ्रीजर में। फ्रीजर में क्या होता है, काम होता है, फ्रीजर का काम होता है बर्फ जमाना, और बर्फ जमती है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर या उससे कम पे कह लीजिए। तो क्या होता है, जब बहुत लंबे टाइम से आप फ्रीजर में से बर्फ नहीं निकाल रहे हो या बहुत लंबे टाइम से फ्रीज चल रही है, टेम्परेचर भी बहुत कम हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि पूरे इवेपोरेटेड सेक्शन यानी कि फ्रीजर सेक्शन में आपकी बर्फ जम जाएगी। ठीक है, और बर्फ जम जाएगी तो पूरा कवर कर लेगा। और सबसे और एक बात कि बर्फ काम करती है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है सबको पता होगा, फिर भी बता देती हूँ मैं। इंसुलेटर वो होता है, इंसुलेटर ऐसा होता है जो उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होने देता है, यानी कि इसको कुचालक कह सकते हैं, उष्मा का कुचालक। तो बर्फ काम यहाँ पे इंसुलेटर का काम करेगा, कुचालक का। तो इससे क्या होगा कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, मतलब इवेपोरेटर तक तो रेफ्रिजरेंट आया, लेकिन वहां पे क्या है, ढेर सारी बर्फ जमी हुई है, वो इंसुलेटर हो गई। वो इंसुलेटर अब आगे ट्रांसफर ही नहीं दे रही है, तो बाकी अगर आप सामान उसके बाद फ्रिज में रख रहे हो तो कुछ ठंडा नहीं करेगा, कूलिंग ही नहीं कर रही है। इससे क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर की कूलिंग पर प्रभाव पड़ता है, मतलब आपका ठंडा नहीं करेगा। जो ये बर्फ जमने की प्रक्रिया है ये कहलाती है आपकी फ्रॉस्टिंग। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि थर्मोस्टेट के नीचे जो बटन मैंने बताई, जो नॉब लगी होती है, उससे छोटी सी बटन होती है, बटन को दबाने पे क्या होता है, बर्फ पिघल जाती है अपने आप से, और ये बर्फ पिघलने की प्रक्रिया आपकी होती है डीफ्रॉस्टिंग। तो ये आपका टॉपिक है। आज मैंने आपको घरेलू रेफ्रिजरेटर सिस्टम पे प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह सेशन आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।